हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपने 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि देयर आर 8 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेन 8 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। 4 we have already discussed in our last video and next 4 principles we are going to discuss in this video। स्टूडेंट इसके अलावा मैंने कुछ और अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, जो कि अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त ध्यान में रखे जाते हैं या उनकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी रिमेनिंग 4 प्रिंसिपल्स की। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे रिमेनिंग प्रिंसिपल जो है जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से समझ लें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। आपने पहले वाले जो वीडियोस हमने देखे हैं उसके अंदर आपने अकाउंटिंग के सिस्टम्स देखे हैं, अकाउंटिंग के सिस्टम डिस्कस किए हमने। देयर आर 2 अकाउंटिंग सिस्टम, फर्स्ट वन इज डबल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम। पढ़े पहले सभी ने डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। तो स्टूडेंट जो डबल एंट्री सिस्टम था वो क्या था कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैव 2 एस्पेक्ट, minimum 2 aspect, one is debit and another is credit and both are affected with the same amount। या फिर मैं सिंपल वर्ड्स ये कहूं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब भी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है तो वहां पर मिनिमम 2 अकाउंट अफेक्ट होते ही होते हैं। मैक्सिमम कुछ कितने भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 अकाउंट जो है वो वहां पर होंगे, जिसमें से एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा और दोनों साइड जो है डेबिट और क्रेडिट साइड जो सेम अमाउंट से अफेक्टेड होती है, यानी वो दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड जो बैलेंस्ड हो जाती है। तभी जाकर के फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं वो बैलेंस शीट हमारी ऑटोमेटिकली मैच होती है। तो वो जो डबल एंट्री सिस्टम था वही हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल भी है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल भी यही कहता है द एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैव 2 एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अनदर इज credit and both the aspects are affected with the same amount or balanced equally। क्लियर? तो ये है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट और ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली डबल एंट्री सिस्टम जो है वो चलता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की जाती है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके ही प्रिपेयर की जाती है। क्लियर? तो आई थिंक ड्यूअल एस्पेक्ट समझ में आ गया कंसेप्ट सभी को। चलिए नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारा वो है मैचिंग प्रिंसिपल। क्या है नेक्स्ट सेकंड वाला? मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग मतलब मैच करना है। किसको मैच करेंगे आप? 2 चीजों को, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। क्या मैच करना है? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। देखिए स्टूडेंट ये जो हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है ये बहुत हद तक हमारा जो एक्रूअल कंसेप्ट था उस एक्रूअल कंसेप्ट से मिलता जुलता है। क्या? रेवेन्यू मैचिंग कंसेप्ट जो है हमारा वो हमारा एक्रूअल कंसेप्ट जो था उस कंसेप्ट से थोड़ा मिलता जुलता है। एक्रूअल कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन दैट पर्टिकुलर ईयर फ्रॉम विच इट रिलेट्स, वेदर द अमाउंट इज पेड फॉर दैट और नॉट और वेदर अमाउंट रिसीव्ड और नॉट। तो उसी तरह से हमारा मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो भी कुछ ऐसा ही है। मैचिंग मतलब आपको मैच करना है किसको? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को। अब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने पर्टिकुलर कोई रेवेन्यू जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो की है या फिर मैं ये कहूंगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर आपने कोई पर्टिकुलर रेवेन्यू शो किया है तो उस रेवेन्यू को अर्न करने में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे एक्सपेंसेस आपको उसी ईयर में लिखने हैं जिस ईयर में आपने वो रेवेन्यू शो किया है। क्या बोला मैंने? ध्यान से समझना है इसको कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर रेवेन्यू किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर शो किया है, ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो किया है, तो उस रेवेन्यू को अर्न करने में जितने एक्सपेंसेस हुए हैं उन एक्सपेंसेस को भी आपको उसी ईयर में लिखना है। ऐसा नहीं होगा रेवेन्यू तो आपने अभी लिख दिया लेकिन उस पर जो एक्सपेंसेस हुए उन एक्सपेंसेस को आप नेक्स्ट ईयर में शो कर रहे हो या लास्ट ईयर के अंदर शो कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। और सेम चीज एक्सपेंसेस के साथ में भी है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसेस लिखे हैं या नोट रिकॉर्ड किए तो उन एक्सपेंसेस से जो रेवेन्यू अर्न हुई है उस रेवेन्यू को भी आपको उसी ईयर में लिखना है जिस ईयर में आपने वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हैं। ऐसा नहीं कि रेवेन्यू आप नेक्स्ट ईयर में शो कर रहे हो या लास्ट ईयर के अंदर शो कर रहे हो और एक्सपेंसेस आप करंट ईयर के अंदर शो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर क्या करना है आपको? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को
मैच करना है कि पर्टिकुलर रेवेन्यू को अर्न करने में जितने एक्सपेंसेस हुए हैं उन एक्सपेंसेस को उसी ईयर में लिखना है जिस ईयर में आपने वो इनकम अर्न की है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो एक्सपेंसेस होते हैं उनका पेमेंट नहीं कर पाते, जैसे हमने उसका पेमेंट कैश में नहीं किया, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने उसका पेमेंट कैश में किया है या नहीं किया। भले ही वो एक्सपेंसेस अभी देने बाकी हो, ड्यू चल रहे हो, या आपने वो एक्सपेंसेस का पेमेंट एडवांस में कर दिया उनको, तो उसका एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है उस ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस ही आपको शो करना है, भले ही आपने उनका पेमेंट किया हो या नहीं किया हो। तो हम ये जो एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे हमने कहा था आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, तो इस तरह के जो एडजस्टमेंट होते हैं वो एडजस्टमेंट इसके अंदर किए जाएंगे। तो आई थिंक ये कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैचिंग कंसेप्ट, मैच करना है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को। जिस ईयर में आपने रेवेन्यू शो किया है उस रेवेन्यू को अर्न करने में जितने एक्सपेंसेस हुए उन एक्सपेंसेस को भी उसी ईयर में शो करना है, वेदर इट इज पेड और नॉट। क्लियर? चलिए, ये हो गया हमारा सेकंड प्रिंसिपल। देखिए स्टूडेंट, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है हमारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। दो नाम है इसके, एक तो है प्रूडेंस एंड सेकंड वन इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अब ये प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल जो है वो क्या है? देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो उनमें एक प्रिंसिपल जो है हमारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी आता है। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं या फ्यूचरिस्टिक लॉसेस हैं उनको हमें पहले से प्री अज्यूम करके चलना है। जो भी एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं या वो लॉसेस जो फ्यूचर में हो सकते हैं, एंटीसिपेटेड हो सकते हैं, उन लॉसेस को हमें प्री अज्यूम करके चलना है और उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना है। तो मेरे कहने का मतलब है जो भी फ्यूचरिस्टिक लॉसेस हैं या एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं उसके लिए आपको पहले से प्रोविजंस और रिजर्व जो है वो प्रिपेयर करके रखना है, ताकि इन फ्यूचर जब भी अगर वो एंटीसिपेटेड लॉस जो है वो हो जाता है तो हमने जो प्रोविजन बनाया है उस प्रोविजन से उसको कंपनसेट कर सके हम लोग। तो इसीलिए एंटीसिपेटेड लॉसेस को तो पहले से अज्यूम करके चलना है और उसके लिए हमें पहले से प्रोविजंस बना के रखने हैं। लेकिन जो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको पहले से कभी भी अज्यूम करके नहीं चलना। जो एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स है या गेन्स है कि जो इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट हो सकते हैं या गेन हो सकता है, उनको पहले से प्री अज्यूम करके नहीं चलना है और ना ही उनके लिए किसी तरह की कोई प्रिपरेशन जो है वो होती है। तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हमारा यही कहता है कि जो एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं उनके लिए पहले से प्रिपेयर रहिए, प्रोविजंस बना के रखिए, लेकिन एंटीसिपेटेड गेन जो है या एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स हैं उनके लिए पहले से कोई प्री अजम्पशंस लेकर के आपको नहीं चलना है। फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, क्लोजिंग स्टॉक मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों में से जो कम वैल्यू होती है उस पर शो किया जाता है। जो भी अकाउंटिंग बुक्स है यानी बैलेंस शीट जो है उस बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब ईयर के एंड में आपके पास में जो भी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का स्टॉक पड़ा हुआ है उस स्टॉक को आपको उसकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, क्या मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों में से जो कम वैल्यू हो उस पर अकाउंटिंग बुक्स के अंदर शो किया जाता है, क्योंकि उससे कम तो वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी उन दोनों में से जो कम वैल्यू उसी पर शो कर रहे हो। अब अगर वैल्यू बढ़ भी जाती है तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कम वैल्यू पर नहीं बल्कि ज्यादा वाली वैल्यू पर शो करोगे और इन फ्यूचर अगर उसकी वैल्यू डाउन हो गई तो फिर हम आप सही प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये प्रूडेंस कंसेप्ट जो है वो फॉलो किया जा सकता है। और भी अगर एग्जांपल्स इसमें लेना चाहें आप तो इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है वो हम बना सकते हैं। इन फ्यूचर आपको लगता है कि कुछ डेटर्स ऐसे होंगे जो पैसा नहीं दे पाएंगे, उनका पैसा डूब जाएगा, बैड डेब्ट्स हो जाएगा, तो आपने उसके लिए क्या कर लिया, पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है वो प्रिपेयर कर लिया। तो आपने क्या किया, जो एंटीसिपेटेड लॉसेस है उसके लिए आपने पहले से प्रोविजन रेडी रख लिया कि अगर वो होंगे तो हम इसकी भरपाई जो है इस प्रोविजन से कर लेंगे। क्लियर? तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सब। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। क्या है नेक्स्ट? वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। नाम से ही पता चल रहा है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। यानी अकाउंटिंग के अंदर जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं वो एक ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, या फिर हम ये कहें कि वो किसी पर्सनल बायस से अफेक्टेड नहीं होने चाहिए।
अकाउंटिंग के अंदर जो भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो किसी पर्सनल बायस से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर अकाउंटेंट जो था उस अकाउंटेंट का उसमें कोई पर्सनल बायस था या पर्सनल हित था, उसमें इंटरेस्ट था उसका, तो उसकी वजह से उसने मैनिपुलेट करके उन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, या फ्रॉड करने के पर्पज से उसने उन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर किसी प्रूफ के बेस पर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। क्या जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उनके लिए आपके पास में प्रॉपर प्रूफ डॉक्यूमेंट जो है वो होने कंपलसरी है, और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेस पर अकाउंटिंग के अंदर उन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब वो प्रूफ या डॉक्यूमेंट जो है कुछ भी हो सकता है, वो कैश मेमो हो सकते हैं, वो रिसिप्ट हो सकती है, वो बिल हो सकते हैं, या वाउचर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बस कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए कि उस डॉक्यूमेंट के बेस पर आपने उन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया है। जैसे आपके अकाउंटिंग बुक्स के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया हुआ है, गुड्स परचेज वर्थ ₹1 लाख, एक ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज वर्थ ₹1 लाख, वो ट्रांजेक्शन आपने अकाउंटिंग बुक्स में अंदर रिकॉर्ड कर रखा है। तो उस ₹1 लाख की गुड्स जो आपने परचेज किया उसके लिए आपके पास में प्रूफ होना चाहिए कि भैया 1 लाख का आपने जो गुड्स परचेज किया, इसलिए प्रूफ क्या आपके पास में। अगर आपने क्रेडिट पर परचेज किया तो आपके पास में बिल होना चाहिए, अगर आपने कैश पर परचेज किया तो कैश मेमो की एंट्री होनी चाहिए। तो इस तरह से जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जा रहा है उस ट्रांजेक्शन का आपके पास में प्रूफ होना कंपलसरी है, और उसी प्रूफ के बेस पर या डॉक्यूमेंट के बेस पर अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसका एडवांटेजेस क्या होगा कि पर्सनल बायस से वो ट्रांजेक्शन अफेक्ट नहीं होगा, और सारे जो ट्रांजेक्शंस हैं वो सिस्टमेटिकली और एक वेरिफिकेशन के साथ में उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उस डिस्प्यूट्स को इजीली सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो ये था आपका वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल कि हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड एक सिस्टमैटिक तरीके से और डॉक्यूमेंट्स के बेस पर रिकॉर्ड होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। क्या है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है फुल डिस्क्लोजर। हमने जब अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने उसमें देखा था लास्ट जो स्टेप था अकाउंटिंग प्रोसेस का वही था कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स। कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर। तो आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल जो है वो यही है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल यही कहता है कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को फुल्ली एंड फेयरली फुल्ली एंड फेयरली वेरियस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर जो है उनको डिस्क्लोज करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बिजनेस के अंदर जो भी इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अदर जैसे कस्टमर्स हैं, तो ये सारे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स हैं वो यूजर्स आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको देख करके ही आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो है वो लेते हैं कि हमें किस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए। तो ये सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे डिसीजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके ही लिए जाते हैं। तो आपको अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फुल्ली एंड फेयरली सही जो है वो सारा डिस्क्लोज करना है। तो वो डिस्क्लोजर जो है आप वो बिजनेस मैगजीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं, अपनी जो कंपनी या अपने जो बिजनेस की साइट है उस साइट पर भी वो डेटा अपलोड कर सकते हैं, या और भी तरीके से जैसे न्यूज़पेपर्स में आपने वो दे दिया, तो इस तरह से आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल यही कहता है कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको फुली एंड फेयरली डिस्क्लोज करना चाहिए। क्लियर? चलिए तो स्टूडेंट अब हम अपना जो नेक्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। क्या है? मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी का मतलब यहां पर होता है इंपॉर्टेंट आइटम। मटेरियलिटी का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट आइटम। तो अब देखिए स्टूडेंट ये मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली द इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस or the transactions which have more importance for the business are recorded, but the transactions which have less importance or are irrelevant to the business, the transactions which have less importance and irrelevant to the business are not recorded separately in the accounting books, are not
recorded or not recorded separately in the accounting books. It means कि वो सारे बिजनेस ट्रांजेक्शंस जो किसी बिजनेस के लिए कम इंपॉर्टेंस रखते हैं या इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, तो उन ट्रांजेक्शंस को या तो रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए, या फिर अगर रिकॉर्ड किया जा रहा तो उनको सेपरेटली अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए, उनको किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर इंक्लूड करके उन ट्रांजेक्शंस को शो कर देना चाहिए। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इस तरह के जो ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं या लेस इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो ट्रांजेक्शंस केवल अकाउंटिंग की जो लेंथ है उसको बढ़ा देते हैं या अकाउंटेंट का बर्डन जो है उसको बढ़ा देते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो ट्रांजेक्शन जो कम इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेस इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है, इररिलेवेंट टू द बिजनेस है, तो केवल हमें उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है, या अगर रिकॉर्ड करना है तो उनको पर्टिकुलर अलग से रिकॉर्ड नहीं करना, उनको किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर डाल करके इंक्लूड करके उनको शो कर देना चाहिए। जैसे हम बहुत सारी जगह हम देखते हैं मिसलिनियस वर्ड एक यूज किया जाता है, मिसलिनियस रिसिप्ट्स या मिसलिनियस एक्सपेंसेस। अरे मिसलिनियस का मतलब क्या है? मिसलिनियस का मतलब है छोटे मोटे जो भी ट्रांजेक्शन उन सबको मिक्स कर दिया हमने, हम जिसको कह सकते हैं सन्ड्री भी बोल सकते हैं मिसलिनियस को। तो वो जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं या मिसलिनियस रिसिप्ट्स होती है, मिसलिनियस इनकम होती है, वो यही होती है कि जो लेस इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है या कम इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है या जो ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं रखते थे, उन ट्रांजेक्शन को हमने मिक्स करके एक नाम दे दिया मिसलिनियस रिसिप्ट या मिसलिनियस एक्सपेंसेस, और उन ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड कर दिया। तो यही है हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब आप कहेंगे कि यार सर अभी तो आपने कहा था इस प्रिंसिपल के अंदर कि आपको सारी चीजें फुल्ली एंड फेयरली शो करनी चाहिए, और इस प्रिंसिपल्स में आप कह रहे हो भाई सर जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड कीजिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको रिकॉर्ड मत कीजिए। तो स्टूडेंट थोड़ा सा इन दोनों में एक तरह से हम कह सकते हैं तो विरोध है दोनों में, भी एक कह रहा है कि सारी चीजें फुल्ली फेयरली डिस्क्लोज करनी चाहिए, दूसरा कह रहा है जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस उन्हीं को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो स्टूडेंट ऐसा हो सकता है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पर्टिकुलर कोई ट्रांजेक्शन जो है किसी एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वही सेम ट्रांजेक्शन किसी दूसरे बिजनेस के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखे ये जरूरी नहीं है। क्या कहा मैंने कि कोई पर्टिकुलर एक ट्रांजेक्शन जो है किसी एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन सेम ट्रांजेक्शन किसी दूसरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट रखे ये जरूरी नहीं है। जैसे कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स, कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द रिपेयरिंग वर्कशॉप, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अ बिग कंपनी। कि छोटे पार्ट्स या स्मॉल टूल्स जो हैं उनकी जो वैल्यू है या उनकी जो प्राइस है वो एक छोटी वर्कशॉप के लिए, रिपेयर वर्कशॉप वाले के लिए तो इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि छोटी शॉप है, बिजनेस ही उसका छोटा मोटा ही है, तो छोटे बड़े ट्रांजेक्शन होंगे उन सबको रिकॉर्ड करेगा। लेकिन वो ट्रांजेक्शन जो है बड़ी कंपनी जो है, स्टील कंपनी है और कोई बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के लिए उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो स्टूडेंट ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दूसरे के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। तो किसी ट्रांजेक्शन का इंपॉर्टेंट होना या ना होना वो बिजनेस के स्केल पर डिपेंड करता है कि कितने बड़े लेवल का बिजनेस है, उसके हिसाब से उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो डिसाइड की जाती है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो बड़ा बिजनेस है तो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर सकता है, या उन छोटे मोटे ट्रांजेक्शन को मिला करके एक सिंगल ट्रांजेक्शन के नेम से शो कर सकता है। लेकिन अगर छोटा बिजनेस है तो वो उन ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करेगा। तो आई थिंक अब ये मटेरियलिटी प्रिंसिपल आपको क्लियर हो चुका होगा कि कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। क्लियर? चलिए अब स्टूडेंट अब हमारा रहता है लास्ट प्रिंसिपल जो है वो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। ये सारे प्रिंसिपल समझ में आ गए सभी को? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब जो हमारा प्रिंसिपल है वो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू का मतलब इनकम फ्रॉम द ऑपरेशन, एंड रिकॉग्नाइजेशन मतलब होता है पहचान, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। तो अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन मतलब इनकम की पहचान प्रिंसिपल क्या है ये? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड, revenue is deemed to be realized on the day at which the liability of the earning revenue is fixed. When the liability of या right of the receiving income is fixed. मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी रेवेन्यू को उस समय रियलाइज्ड हुआ, प्राप्त हुआ मान लिया जाता है जब उसकी ड्यू डेट होती है।
या फिर ये कहें कि जैसे एक एग्जांपल मैंने पहले भी लिया था कि सपोज कीजिए आपने कोई गुड्स आज सेल किया, अपन एग्जांपल अभी ले लेते हैं, न्यू एग्जांपल। जैसे सपोज कीजिए आज 1 अप्रैल को आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है 10,000 रुपीज के गुड्स के लिए। क्या हुआ है? 10,000 रुपीज के गुड्स के लिए आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है 1 अप्रैल को। आपने 10 अप्रैल को गुड्स डिलीवर कर दिया है, यानी सेल कर दिया गुड्स। फिर आपको अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो रिसीव होता है आपको मई के अंदर, यानी 10 मई को। 10 मई को उसका अमाउंट क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, revenue is deemed to be realized on the date at which the right of the goods is transferred to the another party। कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज हुई मान ली जाएगी? जिस डेट को उस असेट्स या उस गुड्स से रिलेटेड राइट्स जो है किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो चुके हैं। तो आपने 10 अप्रैल को गुड्स सेल कर दिया तो आपकी रेवेन्यू इस दिन रियलाइज हुई मान ली जाती है। मैंने ये नहीं कहा कि आपको रेवेन्यू उस समय रिसीव हो जाती है। रिसीव कब हो रही है? 10 मई को। ऑर्डर कब रिसीव हुआ है? 1 अप्रैल को। इन दोनों का कोई सेंस नहीं है। रेवेन्यू कब रियलाइज हुई मान ली जाती है? 10 अप्रैल को। जिस डेट को आपने गुड्स सेल किया है उस डेट को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुई मान ली जाती है, वेदर द अमाउंट इज रिसीव्ड और नॉट। अमाउंट आपको किसी और डेट को रिसीव हो रहा है तो वो कैश बुक में एंट्री होगी उसकी। जिस डेट को अमाउंट रिसीव होगा उस दिन उसकी कैश बुक में एंट्री हो जाएगी। लेकिन उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज हुआ कब माना जाएगा, रियलाइज हुआ कब माना जाएगा? ऑन 10 अप्रैल, जिस दिन आपने उस गुड्स को सेल किया है। तो स्टूडेंट ये जो कंसेप्ट है ये केवल रेवेन्यू के लिए है, एक्सपेंसेस वगैरह पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि एक्सपेंसेस और उनके लिए तो हमने मैचिंग कंसेप्ट पहले ही डिस्कस कर लिया है, जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों के लिए होता है। लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट जो है वो केवल रेवेन्यू पर ही एप्लीकेबल होता है कि रेवेन्यू को तब अर्न हुआ या रियलाइज हुआ मान लिया जाता है जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड राइट जो है वो आप किसी और पार्टी को ट्रांसफर कर देते हो या और पार्टी का लायबिलिटीज उसके अगेंस्ट में बन जाती है। तो ये है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट ये सारे प्रिंसिपल जो है हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए, सबका मीनिंग हमने देख लिया है, कहां कहां इनकी इंपॉर्टेंस है, कहां इनका यूज लिया जाता है वो हमने देख लिया है। तो आराम से इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, ये आपके टोटल प्रिंसिपल जो है वो इंक्लूड हो गए। तो फर्स्ट वीडियो में हमने 4 प्रिंसिपल देख लिए थे, रिमेनिंग हमने इसमें देख लिए। तो ये हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है।